तो बेटा ये ब्लॉक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये धागा लगा हुआ है, इसमें फोर्स F1 लग रही है, F2 लग रही है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m1 m2, यहाँ पे फोर्स F1 पड़ रही है, यहाँ पे F2 पड़ रही है, दोनों ब्लॉक से ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे m1 m2 इनके बीच में फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन m2 एंड ग्राउंड, m2 और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड फर्स्ट टेंशन, बेटा यहाँ पे टेंशन निकालनी है, सेकंड नॉर्मल reaction between normal reaction between both blocks, normal reaction between both blocks. Third, static friction between m1 and m2, static friction between m1 and m2। छोटा सा पेन मिल गया बेटा, पहले में ये टेंशन निकालनी है, दूसरे में नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तीसरे में स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है। याद करना ये एग्जांपल लिया था, याद करना ये एग्जांपल लिया था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा पहला वाला एक बार कर देता हूँ, पहला वाला एक बार कर देता हूँ। पहला वाला एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा ये m1, ये m2, इस पे फोर्स F1, इस पे फोर्स F2, ये टेंशन है T, कहीं और कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं और कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अपन को टेंशन निकालनी है, इसको इधर करेंगे धागे में एक्सटेंशन होगी, इसको इधर करेंगे धागे में एक्सटेंशन होगी। तो एक्सटेंशन को k से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्प्रिंग की तरह माने तो टेंशन आती है, टेंशन कितनी आती है k इनटू एक्सटेंशन। तो इसको अगर स्प्रिंग की तरह लेते हैं, पहली फोर्स कुछ एक्सटेंशन करेगी, दूसरी कुछ एक्सटेंशन करेगी, नेट एक्सटेंशन कितनी होगी x1 + x2, तो नेट टेंशन कितनी हो जाएगी kx1 + x2, यानी कि kx1 + kx2। तो इसका मतलब नेट टेंशन क्या है, पहली फोर्स की वजह से टेंशन प्लस दूसरी की वजह से टेंशन, तो अपन ले सकते हैं। तो नेट टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस टेंशन बिकॉज ऑफ सेकंड फोर्स। तो टेंशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स का मतलब क्या है, तो टेंशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स का मतलब क्या है, ये m1 ये m2, अगर सिर्फ F1 पड़ रहा है तो इसमें टेंशन है T1, अगर सिर्फ F1 पड़ रहा है, F1 की वजह से टेंशन जितनी आएगी, ये m1 ये m2 ये F2, टेंशन T2 आराम से निकल आएगा क्योंकि इस पे एक ही फोर्स पड़ रहा है, सिस्टम इधर मूव कर रहा है। तो T1 कितना आएगा, T1 आएगा m2 into a, m2 into a। तो टेंशन कब निकालना इजी होता है, जब एक साइड फोर्स होती है, दोनों साइड नहीं होती है, दोनों साइड होगी थोड़ा सा टाइम लगता है, एक साइड फोर्स है तो टेंशन यहाँ से निकल आएगी m2 into a। एक्सेलरेशन निकालनी है, धागे की लेंथ 0 कर दो, देखना पूरी मैकेनिक्स में हमने काम किए थे, एक्सेलरेशन निकालनी है, धागे की लेंथ 0 कर दो, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी F1 by m1 plus m2 प्लस F2 की वजह से टेंशन प्लस F2 की वजह से टेंशन। तो देखो अगर दोनों टेंशन बढ़ा रहे हैं, टेंशन ऐड होगी, एक टेंशन बढ़ा रहा है कम कर रहा है, जो बढ़ा रहा है उसकी टेंशन पॉजिटिव लेनी है, जो कम हो रही है उसकी टेंशन नेगेटिव लेनी है, जो बढ़ता है उसको ऐड करते हैं, जो कम होता है उसे माइनस करते हैं, ऐसे प्लस दैट। तो बेटा यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, इस पे न्यूट्रल लगाएंगे, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है टेंशन, टेंशन कितनी आएगी m1 है, a निकालना है, तो बेटा धागे की लेंथ कर दो 0, कितना आ जाएगा F2 by m1 plus m2, तो ये कितना आ जाएगा m1 m2 by m1 plus m2 f1 by m1 plus f2 by m2 plus f2 by
m2 plus f2 by m2। बेटा नॉर्मल रिएक्शन देखना है, नॉर्मल रिएक्शन देखना है, सेकंड में नॉर्मल रिएक्शन देखना है। ये मास है m1, ये मास है m2, ये फोर्स है f1, ये फोर्स है f2। बीच में चीटी रखते हैं, बीच में चीटी रख देते हैं। यहाँ से फोर्स लगेगी वो प्रेस होगी, यहाँ से लगाएंगे प्रेस होगी। दोनों की वजह से जो प्रेशर की फोर्स आ रही है वो नॉर्मल डायरेक्शन है। तो इस फोर्स की वजह से ये इस पे नॉर्मल डायरेक्शन देता है, इस फोर्स की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ेगा, इस फोर्स की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा नॉर्मल डायरेक्शन इंक्रीज होगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा नॉर्मल डायरेक्शन और इंक्रीज होगा। फोर्स को उल्टी दिशा में ऐसे दूंगा तो नॉर्मल डायरेक्शन डिक्रीज होगा। यहाँ पे फोर्स उल्टा देंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन डिक्रीज होगा। इसमें दोनों फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे, दोनों की वजह से टेंशन एक्सटेंशन बढ़ेगी, एक्सटेंशन बढ़ेगी, ध्यान रखना। दोनों को अंदर की तरफ लगाएंगे, धागा स्लैग कर सकता है या एक्सटेंशन कम होगी, यानी कि टेंशन कम होगी, टेंशन कम होगी। अगर टेंशन नेगेटिव होगी रॉड में तो कंप्रेशन आएगी, रॉड में तो कंप्रेशन आएगी, धागे में स्लैग कर जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैं नॉर्मल डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे मैं नॉर्मल डायरेक्शन देखना है, तो अपन लिख देते हैं नेट नॉर्मल डायरेक्शन विल बी नॉर्मल डायरेक्शन बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस नॉर्मल डायरेक्शन बिकॉज़ ऑफ सेकंड फोर्स। तो जो भी नॉर्मल डायरेक्शन है पहले फोर्स की वजह से प्लस दूसरे फोर्स की वजह से आएगी। तो पहले फोर्स की वजह से कितनी आएगी, ये आएगा m1, बेटा ये फोर्स f1 और ये f2। तो m1 क्या है, सिर्फ f1 की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन, सिर्फ f1 की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है। तो अपन fvd बना लेते हैं, अपन fvd बना लेते हैं। m1 बेटा ये आएगा f1 और ये आएगा m2। सिर्फ f1 की वजह से जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगी वो n1 है, तो नेट नॉर्मल डायरेक्शन क्या आएगी f1 की वजह से प्लस f2 की वजह से। तो ये इस पे जो नॉर्मल डायरेक्शन देगा बेटा ये आएगा n1 और ये आएगा n2, ये आएगा n2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे आएगा। तो n1 कितना आएगा, हम थोड़ा और डिटेल्स में चलते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल्स में चलते हैं। n1 कितना आएगा बेटा m2 into a, n1 कितना आएगा m2 into a, a कितना आ जाएगा f1 by m1 plus m2। अब n2 निकालते हैं, अब हम n2 निकालते हैं, अब हम n2 निकालते हैं। ये मास है m1, ये मास है m2, यहाँ पे फोर्स f2 देंगे तो n2 आएगा। तो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं m1 पे n2 ऐसे आएगा, m2 पे n2 ऐसे आएगा। तो नेट नॉर्मल डायरेक्शन किसी बॉडी पे, अब आप देख सकते हो नेट नॉर्मल डायरेक्शन m1 पे बेटा ये आएगा n1 तो आप देख सकते हो m1 पे n1 इस डायरेक्शन में, m2 पे n1 इस डायरेक्शन में, m1 पे n2 इस डायरेक्शन में, m2 पे n2 इस डायरेक्शन में। तो नेट नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, m1 पे नेट नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, पहली फोर्स की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन प्लस दूसरी वजह से, साफ दिखाई दे दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों सेम दिशा में, सिंपल सी चीज है। m2 पे दोनों नॉर्मल डायरेक्शन ऐड होंगे। तो ये n2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं n2 कितना आ जाएगा। n2 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। n2 आ जाएगा m1 into a f2 by m1 plus m2। तो नॉर्मल डायरेक्शन फिर से कितना आ जाएगा m1 m2 by m1 plus m2 f1 by m1 plus f2 by m2। अब आते हैं फ्रिक्शन पे, अब आते हैं फ्रिक्शन पे। देखते हैं सारे लॉजिक्स सेम है, ये सारे लॉजिक सेम है। अब ये देखते हैं तीसरा एग्जांपल, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें शायद m2 पर लिया था बेटा, मुझे याद नहीं है। तो m1 m2 अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये M1 है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्मूथ है, इस पे फोर्स F1 ऐसे है और इस पे फोर्स F2 ऐसे है। अब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। तो अपन हम देखते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा, फिर अगर दोनों फोर्स से फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन दोनों फोर्स की वजह से है, फ्रिक्शन दोनों फोर्स की वजह से, तो अपन लिख देते हैं नेट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ सेकंड फोर्स। अभी ऐड होगा या माइनस होगा हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिकली देखते हैं पहले फ्रिक्शन F1 की वजह से फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये हो गया M2, तो शुरू से FBD ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा सिर्फ F1 देते हैं, अगर हम सिर्फ F1 देते हैं तो पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा, नीचे वाले पे फोर्स पड़ रही है, नीचे इंटरलॉक्स की वजह से। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अगर सिर्फ F1 देते हैं तो इंटरलॉक्स है, नीचे वाला चलेगा, पहले इसको साथ लेके जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर वाले में जो फ्रिक्शन देगा वो सिर्फ F1 की वजह से आएगा, वो कितना होगा F1। अब देख सकते हैं इन दोनों की एक्सप्रेशन सेम होगी, तो अगर सिर्फ F1 देते हैं, इनमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो एक ही बॉडी है, एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा F1 by m1 plus m2। तो ये F1 कितना आ जाएगा, m2 into a कैसे निकालेंगे, सिर्फ F1 की वजह से। तो F1 क्या है, फ्रिक्शन ओनली बिकॉज़ ऑफ F1, तो F2 नहीं देना है, FVD ड्रॉ कीजिएगा। तो नीचे वाला चल रहा है, इंटरलॉक्स की वजह से इसको ऐसे खींचेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी F1, ये म्यू mg से कम होनी चाहिए, म्यू m से कम होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा m2 into a कितना आ जाएगा F1 by m plus f2। अब देखते हैं f2। बेटा ये मास है m2 और ये मास है m1, इस पे फोर्स पड़ रही है f2, तो अब ये लेके चल रहा है, तो ये इसको खींचेगा इधर, इसको देगा फ्रिक्शन फोर्स f2, इसको देगा फ्रिक्शन फोर्स f2। तो आपको देख रहे हैं नेट फ्रिक्शन और नई बॉडी, तो m2 पे देखेंगे नेट फ्रिक्शन कितनी आएगी F1 plus F2 इस डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब तो बेटा यहाँ पे F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा m1 F2 by m1 plus m2। तो आपको सुपरपोजिशन देख रहे हैं, तो m2 पे नेट फ्रिक्शन फोर्स किस साइड आएगी F1 plus F2। m1 पे नेट फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी F1 plus F2। अब मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको चेक करना है दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं। तो हम टू बॉडी प्रॉब्लम से एक बार चलना शुरू करते हैं, हम आगे चलना शुरू करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बेटा ये स्मूथ है भाई, बेटा इस पे एक फोर्स पड़ रही है F1,
इस पे फोर्स पड़ रही है F2, तो पहले किसमें देखना है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इफ F1 is equal to 12 न्यूटन, F2 is equal to 9 न्यूटन, पहला। सेकेंड, F1 is equal to 60 न्यूटन, F2 is equal to 18 न्यूटन, F2 is equal to 18 न्यूटन। तो बेटा इसके बीच में फ्रिक्शन है, इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया स्टैटिक है या नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं। क्लास ले लो, चलो निकल गो बेटा, मैं 1 मिनट में तो बेटा हमें ये नहीं दिया यहाँ पे रिलेटिव मोशन है या नहीं है, तो हमें डिसाइड करना होता है रिलेटिव मोशन है या नहीं है। तो या तो रिलेटिव मोशन है या नहीं है, दो केसेस है, तो अपन क्या हमेशा मानेंगे रिलेटिव मोशन नहीं है, अपन क्या मानेंगे रिलेटिव मोशन नहीं है, अपन क्या मानेंगे रिलेटिव मोशन नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ये F1 है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर आ गया, F1 है 60n, F1 है 60n और F2 है 18n दूसरे में। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, assume no relative motion between m1 and m2। तो हम एज्यूम करते हैं m1 और m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्स F मैक्स कितना आएगा, F मैक्स कितना आएगा म्यू mg, F मैक्स कितना आएगा म्यू 0.5 into 3 into 10, g को 10 ले लेते हैं, g को 10 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो अभी हमने एज्यूम किया कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अभी हमने एज्यूम किया कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं 3 kg और ये है 6 kg। F1 की वजह से फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, F1 की वजह से कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों की एक्सेलरेशन से चलेंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों की एक्सेलरेशन से चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसकी वजह से जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर आएगा और उस पे इधर आएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी 3 into a, F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू होगी 3 into a, a कितना आ जाएगा, सिर्फ अगर F1 लगेगा तो F1 by 9, F1 by 9, F1 by 9। अब देखते हैं ये 3 kg और ये है 6 kg। अब देखते हैं F2 की वजह से फ्रिक्शन, अब देखते हैं सिर्फ F2 की वजह से फ्रिक्शन, F2 की वजह से फ्रिक्शन, तो इस पे F2 ऐसे लगेगा, इस पे F2 ऐसे लगेगा, तो आप देख सकते हो 3 kg पे दोनों फोर्स की फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन पे है, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा F2 कितना आएगा, F2 कितना आएगा, इस पे न्यूट्रल लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, कितना आएगा 6 into a, 6 into a, 6 into F2 by 9, 6 into, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स ये कितनी आ जाएगी 3 by 9 F1 plus
6f2/9, 6f2/9। तो पहले केस में देख लेते हैं, पहले केस में देख लेते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आएगी, 3/9 इंटू 12, 3/9 इंटू 12, तो बेटा 3 आएगा, तो 3/9 के नीचे 3 आएगा, 12/3 4। बेटा आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 2/3। चलो यहाँ पे F2 करते हैं 9, तो आ जाएगा 6, वो आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है 15, तो स्टैटिक 15 से कम आ रही है, स्टैटिक 15 से कम आ रही है, इसका मतलब हमारी assumption सही है, स्टैटिक 15 से कम आ रही है, बिकॉज Fs is less than Fmax, there is no relative motion, there is no relative motion। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं बेटा, F1 डालते हैं 60, F1 डालते हैं 60, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 3/9 इंटू 60 प्लस 3/9 इंटू 60 प्लस 6/9 प्लस 6/9 इंटू 18। तो देखते हैं बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे डालेंगे 20, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन, ये आ जाएगा देखो 32 न्यूटन। अब 32 न्यूटन 15 से ज्यादा है, अब 32 न्यूटन 15 से ज्यादा है, अब 32 न्यूटन 15 से ज्यादा है, बिकॉज Fs is greater than Fmax, which is not possible, which is not possible। स्टैटिक फ्रिक्शन Fmax से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं, कुछ भी मैक्सिमम से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब this implies there is related motion, there is related motion। तो मैं एक तो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको ट्राई कीजिएगा, इनको ट्राई कीजिएगा। बेटा पहला एग्जांपल है, ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है, ये मास है m1 और ये मास है m2, ये है स्मूथ, ये स्मूथ, यहां से यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, यहां से यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k। फाइंड मैक्स एम्पलीट्यूड ऑफ oscillation, find max amplitude of oscillation for no relative motion, for no relative motion between the blocks।
टेस्ट में हमें पता है नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग फोर्स आएगी, तो हम चाहते हैं रिलेटिव मोशन ना हो, तो उस टाइम फ्रिक्शन जीरो होगी, उस टाइम फ्रिक्शन जीरो होगी। तो यहाँ पे देखिए टू ब्लॉक सिस्टम के लिए बेटा ये देखते हैं मेन पोजीशन कब आएगी, जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल होगी, स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल होगी, तो ये स्प्रिंग ऊपर वाले में फोर्स दे रहा, तो फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ से यहाँ पे भी आता है डिस्टेंस a से, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, तो बेटा वहां पे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब होगी, मेन पोजीशन पे फ्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नहीं दे रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगी। तो इस केस अगर ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स इधर कितनी होगी, k into a, तो इसका मतलब लिख सकते हैं at both extreme positions, at both extreme लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जब इस साइड आएगा, तो बेटा ये जब इसके इस साइड आएगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग किसको कितनी फोर्स देगा, k into a, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको कितनी फोर्स देगा, k into a, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे आप सिमेट्री से देख सकते हो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा, तो बोल सकते हैं फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे ब्लॉक मेन पोजीशन से दूर जाएगा फ्रिक्शन बढ़ना शुरू होगी, फ्रिक्शन जहां पे मैक्सिमम के बराबर पहुंचेगी इंटरलॉक ब्रेक हो जाएंगे और रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी, पर हम चाहते हैं रिलेटिव मोशन ना हो। इसका मतलब जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन आएगी, वो किसे कम आएगी, वी से कम आएगी, और नो रिलेटिव मोशन, तो हम बोल सकते हैं मैक्स स्टैटिक friction occurs at extreme positions। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, तो अपन देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी आएगी, बेटा इस ब्लॉक का मास m2, इस ब्लॉक का मास m1, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड लेते हैं a, तो इस पे कितनी फोर्स आएगी k into a, इस पे कितनी फोर्स आएगी k into a, तो नीचे में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F, बेटा एक ही फोर्स है, इस पे आएगा F, तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है, तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, m2 into F, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक ही फोर्स है तो F पर F लेने की जरूरत नहीं है, F कितना आ जाएगा m2 into a, क्योंकि दोनों की एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन निकालते हैं, दोनों को एक साथ ले लो, वहां पे धागे की लेंथ करो, यहाँ पे दोनों को बस जोड़ लो, और इधर कितनी फोर्स पड़ेगी कि a, तो कितना आ जाएगा कि a by m1 plus m2, तो बेटा रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए ये फ्रिक्शन स्टैटिक, this should be less than equal to mu m1 g, this should be less than equal to mu m1 into g, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, a should be less than equal to mu m1 by m2 g into m1 plus m2 divided by k, अभी इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से चेंज कर रहा हूँ, बेटा ये मास है m1, ये मास है m2, इधर एक स्प्रिंग है,
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यहाँ पे, और ये ग्राउंड है स्मूथ, ये ग्राउंड है स्मूथ, ये ग्राउंड है स्मूथ। तो एट मेन पोजीशन बोथ द स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल, तो यहाँ पे लिखते हैं एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन बोथ स्प्रिंग्स, बेटे K1 है, ये है K1 और ये है K2, both springs are in natural length, are in natural, both the springs are in natural length. Find maximum amplitude, find इसके स्केल पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसके और ग्राउंड के बीच में स्मूथ है, फाइंड मैक्स amplitude, find max amplitude, find max amplitude for both bodies to undergo SHM with no relative motion. तो बेटा इस 16 पोजीशन पे देखते हैं, ये है मेन पोजीशन, ये है मेन पोजीशन, इस 16 पोजीशन पे देखते हैं, ये M1, ये है M2, बेटा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो इस पे फोर्स आएगी, इस पे फोर्स आएगी K1 into A, ये ऐसे आएगा, ये एक्सटेंडेड हो जाएगा, बेटा एक काम करते हैं, ये इसे आएगा तो ये कंप्रेस रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा, ये जब मेन पोजीशन पे फोर्स पड़ रही है, इधर गया तो ये कंप्रेस होगा, ये इधर फोर्स देगा, ये एक्सटेंडेड होगा, ये किधर फोर्स देगा K2, तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है K2 इज ग्रेटर देन K1, इसको नोट कर दीजिएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है K2 इज ग्रेटर देन K1। ये जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, ये जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, ये होगा M1, ये होगा M2, ये मेन पोजीशन है, तो ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा, तो नीचे से फोर्स पड़ेगी K2A, नीचे से फोर्स पड़ेगी K2A, ऐसे K2A, ये एक्सटेंड होगा, इधर जाएगा, तो इस पे फोर्स पड़ेगी K1 है, तो आप देखोगे ये और ये इमेजेस है, तो मेन पोजीशन पे जितनी फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे इधर जाता रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उसी तरह से बढ़ेगी जैसे कि इधर बढ़ेगी, इधर a डिस्टेंस पे जितनी फ्रिक्शन फोर्स होगी उधर भी a डिस्टेंस पे जितनी फ्रिक्शन फोर्स होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स मेन पोजीशन की अबाउट सिमेट्रिक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेन पोजीशन की अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती रहेगी, जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर बोथ, जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा तो जितना दूर जाएगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, अपन को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं K1 और K2 की वजह से, K1A और K2A की वजह से हम फ्रिक्शन निकालते हैं, K1A की वजह से और K2A की वजह से फ्रिक्शन निकालते हैं, तो ये देखते हैं
तो बेटा इसमें देखते हैं, ये मास है m1, ये मास है m1, सिर्फ केवल एक ही वजह से फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं, सिर्फ केवल एक ही वजह से फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं। अब देखते हैं केवन है कम है, अब देखते हैं केवन, केवन इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन केवन, K2 इज ग्रेटर देन केवन। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, तो मेरे ऊपर पे फोर्स केवन पड़ रही है, केवन की वजह से फ्रिक्शन देखते हैं। तो हमें वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू से हमें ज्यादा फॉर्मूलेस याद नहीं रखना है। देखो हमने पढ़ने में कितना पढ़ा था, क्यूमुलेटिव नेट फ्रिक्शन क्या होगी, पहले फोर्स की वजह से फ्रिक्शन, फिर दूसरी की वजह से फ्रिक्शन, प्लस तीसरी की वजह से फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ पे केवन है तो इसकी वजह से ये ऐसे चलेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी F1 और इस पे आएगी F1। तो F1 कितनी आएगी, ये देखते हैं F1 कितनी आएगी, m2 into a, नीचे पे देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बॉडी बन जाएगी। नेट फोर्स कितना है केवन, तो a कितना आएगा, a कितना आएगा, केवन a बाय m1 प्लस m2। अब निकालते हैं F2, तो नीचे वाली बॉडी देखते हैं m2, नीचे वाली बॉडी देखते हैं m2, इस पे कितनी फोर्स पड़ रही है K2A, ये है m1, ये है m1, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगी F2, इस पे आएगी F2। तो अब यहाँ पे देखना उल्टा हो गया, m1 पे पहले फ्रिक्शन इधर, दूसरे इधर, तो नेट कितनी आएगी, दोनों का सम देख के डायरेक्शन देखेंगे, दोनों का सम देख के डायरेक्शन देखेंगे। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F2 कितना आ जाएगा, F2 कितना आएगा, m1 into a, m1 into K2a by m1 plus m2। तो बेटा अब यहाँ पे देखते हैं m2 K1 अगर m1 K2 से बड़ा है, बेटा बाकी सारे सेम है, बाकी सारे सेम है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ m1 K2, बेटा इसको ऐसे लिख देता हूँ m1 K2, m1 K2 इज ग्रेटर देन m2 K1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 K2, बेटा बाकी तो दोनों सेम है, m1 K2 इज ग्रेटर देन m2 K1, इसका मतलब F2 F1 से बड़ा होगा, इसका मतलब F2 F1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फ्रिक्शन आएगी, तो ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो यहाँ पे जो नेट फ्रिक्शन आएगी ये है m1 और ये है m2। तो बेटा अगर m1 K2 बड़ा है तो F2 बड़ा है, तो F2 बड़ा है तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी F2 माइनस F1 और नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी F2 माइनस F1 इसी पोजीशन पे। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 नहीं आएगा, F2 माइनस F1 आएगा। देखेंगे ऊपर वाले पे एक F केवल एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पड़ रही है, ऊपर वाले पे ऐसे पड़ रही है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पड़ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस के साथ क्या करते हैं, तो इसका मतलब हमें क्लियरली पता है m2, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी m2 m1 K2, फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी m1 K2 माइनस m2 K1, m2 K1 a by m1 plus m2, a by m1 plus m2। m1 by m2, this should be less than equal to mu m1 g, this should be less than mu m1 g। बेटा रिलेटिव मोशन ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन mu n से कम होना चाहिए, mu n से कम होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस करने हैं, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस और लेना शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम और लेना शुरू करेंगे।
a block of mass m, a block of mass m moves on rough horizontal plane, moves on rough horizontal plane under action of some forces with acceleration a। बड़े ब्लॉक है, इसका मास m है, इसके उसके बीच में कुछ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है a, इस पे कुछ फोर्सेस पड़ रही हैं, इस पे कुछ फोर्सेस पड़ रही हैं और ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। now an additional force now an additional force now an additional now an additional force F is applied as shown. Find new acceleration of block. तो बेटा ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसकी एक्सेलरेशन a थी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, तो एक सेशन से जा रहा है, एक सेशन से जा रहा है, कुछ फोर्सेस होंगी, तो फोर्स के तो कुछ कंपोनेंट होगा। अब क्या कर दिए, नॉर्मल वर्टिकल से थीटा एंगल पे एक फोर्स ऐसे लगाइए एडिशनल, किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का है, तो इसकी मोशन इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, तो ऐसे करके फोर्स लगाइए, ऐसे करके फोर्स लगाइए, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ सकती है क्योंकि फोर्स का ये कंपोनेंट होगा, बट फोर्स का इस कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। तो देख रहे हैं क्या ज्यादा बढ़ेगा, अगर फोर्स का ये कंपोनेंट ज्यादा बढ़ता है और नॉर्मल डायरेक्शन की जो बढ़ रहा है उसकी वजह से फ्रिक्शन कम बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कम करेगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है, इसलिए कंपोनेंट कम बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। बेटा वो tan थीटा म्यू के बराबर है, वो tan थीटा म्यू के बराबर है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार। इसके रिजल्ट को हम फिर दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसके रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो बेटा tan थीटा जब भी म्यू दिया होता है उसके मतलब क्या है, tan थीटा जब भी म्यू दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। बड़े ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन बढ़ेगी या कम होगी, कितनी बढ़ेगी उतनी निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे, कितनी कम हुई है बस उतनी निकालते हैं। तो ये आएगा F, ये आएगा F, ये फोर्स आएगी F, ये एंगल आएगा थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा F sin थीटा और ये आएगा F cos थीटा, तो ये आएगा F sin थीटा, F cos थीटा, ये आएगा F cos थीटा और ये आएगा F sin थीटा। इसकी वजह से क्योंकि मूव कर रहा है, जो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, जो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, म्यू F cos थीटा, म्यू F cos थीटा। अब म्यू कितना है, tan थीटा के बराबर, अब म्यू कितना है tan थीटा के बराबर, तो अगर ये tan थीटा म्यू के बराबर है, अगर ये tan थीटा म्यू के बराबर है,
तो बेटा म्यू को डालते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसको डालते हैं sin थीटा बाय cos थीटा f cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा f sin थीटा। तो इसका मतलब, अब मेरी बात को ध्यान से देखना, अगर एक फोर्स ऐसे लगाते हैं तो ये कंपोनेंट तो बढ़ने वाला नहीं है, ये कंपोनेंट बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगी। तो इस चीज को एनालाइज करना, तो अगर बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी, तो मैं एक ऐसे फोर्स लगाता हूँ, इस साइड के तो कंपोनेंट नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन ने कम होना है। तो जैसे ही इस फोर्स को इधर करना शुरू करूंगा, ये कंपोनेंट बढ़ना शुरू होगा और ये घटना शुरू होगा। एक पर्टिकुलर टाइम थीटा पे दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके नीचे ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो इसका मतलब अगर ये tan थीटा पे एक फोर्स लगाऊंगा, एक्सेलरेशन ना तो बढ़ेगी ना कम होगी, बिल्कुल वर्टिकली, और इसके बीच में लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन ने कम होना है, इसके इधर लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी फोर्स लगाओगे, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा और इधर कंपोनेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर बॉडी मूव कर रही थी, यहाँ पे कितनी भी तो बेटा तो अगर बॉडी मूव कर रही है, ये फोर्स ऐसे लगेंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे। अगर बॉडी रुकी हुई थी, उसकी एक्सेलरेशन 0 है, अगर फिर से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे अगर एक फोर्स F लगाऊंगा, इसका ये कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा F sin थीटा, और इधर पीछे की तरफ कितना आएगा म्यू F cos थीटा, दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अगर बॉडी मोशन में थी, कोई भी फोर्स अगर इस तरह से लगाई tan थीटा एंगल पे, कोई भी फोर्स tan थीटा लगाई है, तो अगर बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगी। अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी की रुकी रहेगी। दोनों चीज देखो, अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी की रुकी रहेगी, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगी। रुकी है तो रुकी रहेगी, एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। तो इस पे कौन से क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स दी जाए बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज ना करे, एक क्वेश्चन आता है, कितनी भी फोर्स दी जाए बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज ना करे। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी पे, काफी सारे क्वेश्चंस है, एक बॉडी रखी हुई है, कितनी भी फोर्स दी जाए बॉडी ना मूव करे, उसके लिए मैक्सिमम एंगल कितना होता है। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आता है बेटा, अगर बॉडी रुकी हुई है, इस डायरेक्शन में कितनी भी फोर्स दे दो बॉडी मूव नहीं करेगी, ग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे करके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं फोर्स को ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ थोड़े एंगल से, कितनी भी फोर्स देता रहूँ, ये कंपोनेंट कम आएगा, ये कंपोनेंट ज्यादा आएगा, तो बॉडी पीछे नहीं मूव करेगी, वो एक्चुअली फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये tan थीटा, अगर ये थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, अगर ये थीटा tan इनवर्स म्यू से कम है, तो उसका मतलब क्या है, ये जो अप्लाइड फोर्स कर रहा हूं, ये कंपोनेंट कम आएगा और पीछे का ज्यादा आएगा, तो पीछे फ्रिक्शन है, बॉडी नहीं चलना शुरू करेगी, बॉडी रुकी रहेगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करके घुमाता रहूं tan थीटा इक्वल टू म्यू तक, ऐसे घुमाऊंगा तो पीछे की तरफ आएगा, आगे की तरफ 0, तो फ्रिक्शन 0 है। तो जैसे जैसे घुमाता रहूंगा बेटा, पीछे की फ्रिक्शन जो थ्योरेटिकल कम होती रहेगी, आगे की बढ़ती रहेगी, बट वो हमें पता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है,
तो बेटा ये थीटा tan इनवर्स म्यू से कम होगा, ये थीटा tan इनवर्स म्यू से कम होगा। तो ध्यान रखना, अगर बॉडी चल रही है, अगर बॉडी चल रही है तो एक्सलेशन कम होगा। अगर ये थीटा tan इनवर्स म्यू से ज्यादा है, एक्सलेशन बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं अगर tan थीटा इक्वल टू म्यू बाय फोर्स दी जा रही है, बॉडी चल रही है तो उसी एक्सलेशन से चलेगी, रुकी है तो उसी एक्सलेशन से रुकेगी, रुकी है तो उसी एक्सलेशन से रुकेगी, रुकेगी तो उसी एक्सलेशन से रुकेगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, इफेक्ट ऑफ applying a force on a block, on a block, on a block perpendicular to along limiting reaction। बेटा ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये ज्यादा इधर मूव कर रही है, इधर मूव करने की टेंडेंसी है, रुकी भी हो सकती है, रुकी भी हो सकती है। तो ये बॉडी इधर मूव कर रही है, मोशन, और तो ये ऐसे मूव कर रही है, तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा और फ्रिक्शन ऐसे आएगा, तो इधर आएगा रिएक्शन, इधर आएगा रिएक्शन, ये फ्रिक्शन काइनेटिक प्लीज आप बाथरूम खराब हो जाता है, लूज है, उसको टच मत कीजिए। उसे इनको छोड़ दीजिए ना। तो बेटा रिएक्शन इस साइड है, रिएक्शन इस साइड है, तो ये एंगल थीटा है, ये tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन बाय n, तो ये कितना आएगा म्यू n बाय n, तो ये कितना आ जाएगा म्यू। तो अगर इस डायरेक्शन में हम कोई भी फोर्स लगाएंगे एंटी पैरेलल टू ऑन ए ब्लॉक, बेटा सॉरी ऑन ए ब्लॉक एंटी पैरेलल टू लिमिटिंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन वेक्टर ऐसे है, तो F वेक्टर ऐसे लगाएंगे, तो if F is applied, if F is applied anti-parallel to R vector, the acceleration remains unchanged। तो हम लिख सकते हैं the acceleration body, बॉडी अगर रुकी तो रुकी रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करेगी उसी एक्सलेशन से। if F is applied perpendicular to R vector, acceleration of body remains unchanged। तो इसका एक और मतलब निकालता है, F applied anti-parallel to R vector is incapable to start motion, is incapable to start motion। इसका दूसरा मतलब है also बेटा the acceleration of body remains unchanged। तो अगर एक्सलेशन है तो होती रहेगी, अगर जीरो तो जीरो की रहेगी, तो इसका मतलब बॉडी स्टार्ट भी नहीं हो सकती। तो also F applied anti-parallel to R vector is incapable to start motion। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
बेटा 2 क्वेश्चंस ये हमने पहले किए हुए हैं, मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ अभी जो बेटा एक पहला एग्जांपल लेते हैं। A block of mass m is placed on rough horizontal surface बेटा एक ब्लॉक है, इसका मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम फोर्स। बेटा आज शायद थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, मैं सॉरी इंक्स नहीं है। देख तो इससे जितना चलता है बेटा मेरे क्लास तो हो जानी चाहिए, थोड़ा सा दिखने में ट्रबल आएगी। फाइंड मिनिमम फोर्स required to start the block. Also find angle alpha at which this minimum force is applied. काफी देंगे। बेटा जब भी मैं फ्रिक्शन मार्क करना है तो ध्यान रखना रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का सम। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब जस्ट लिमिटिंग मोशन स्टार्ट होती है उस टाइम पे रिएक्शन भी लिमिटिंग होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन के बीच में एंगल tan इनवर्स म्यू आएगा हमेशा, ध्यान रखना। रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में हमेशा लिमिटिंग जो एंगल आएगा, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा, उसे बोलते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमेशा कितना होता है, tan इनवर्स म्यू वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये बॉडी है, तो बेटा जब भी बॉडी है इस पे हम फोर्सेस मार्क करना शुरू करेंगे, बेटा एक फोर्स मार्क करेंगे mg, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन। बेटा दोनों की जगह अपन क्या मार्क कर देंगे, रिएक्शन। ये थीटा कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब हमें देखना है कितनी मिनिमम फोर्स लगानी है ताकि बॉडी स्टार्ट हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये आर वेक्टर है, अगर इस साइड कितनी भी फोर्स लगाता हूँ मोशन स्टार्ट नहीं कर पाएगी, बेकार है, यूजलेस। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लेम खींचता हूँ,
तो बेटा ये आर वेक्टर ऐसे, इसके अलावा एक लाइन खींचता हूँ, तो इधर कितनी फोर्स लगाऊंगा वो एक्सटेंशन कॉज नहीं कर पाएगी, कितनी भी इनफाइनाइट भी लगा दूं तो मिनिमम तो नहीं है, वो सारे यूजलेस जा रहे हैं। तो मुझे लगा ना कम से कम बिजनेस में कितना पैसा लगाऊं ताकि बिजनेस स्टार्ट हो। अरे एक तरीके से तो स्टार्ट ही नहीं होता है, तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो बेटा इस साइड में कितनी फोर्स लूंगा वो वेस्ट जाएगी, वो स्टार्ट करने के काम नहीं आएगी। तो एक काम करता हूँ, एक फोर्स इधर लेता हूँ, इसका ये कंपोनेंट आएगा यूजलेस। तो कौन सा कंपोनेंट यूजफुल आएगा परपेंडिकुलर, तो कौन सा कंपोनेंट यूजफुल आएगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बॉडी इन मोशन शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट। तो बेटा किसी भी एंगल पे ले लो फोर्स, किसी भी एंगल पे ले लो फोर्स, एक कंपोनेंट आएगा आर वेक्टर के अलावा, एक कंपोनेंट आएगा आर वेक्टर के अलावा, एक आएगा परपेंडिकुलर। तो उस फोर्स के दो पार्ट कीजिए, एक तो मोशन करने के काम में आएगा और एक मोशन करने के काम में नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपने मोशन के लिए जितनी फोर्स थी उसे ज्यादा लगा दी तो मैक्सिमम नहीं आएगी, वो मिनिमम नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपको कम से कम फोर्स देनी है, तो जो भी अगर फोर्स दे रही है वो वेस्ट है। तो कम से कम फोर्स कितना देनी पड़ेगी, कम से कम फोर्स कितना देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मिनिमम फोर्स required to just start the motion, minimum force to just start the motion। बेटा वो थोड़ा सा दिखने में ट्रबल आएगी, क्लास खत्म करनी है, ब्रेक पेन है बेटा। हाँ तो स्टार्ट द मोशन में बीच में पेन चेंज करता हूँ, तो स्टार्ट द मोशन। बेटा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू start the motion should be applied परपेंडिकुलर टू अर्थ वेक्टर। तो इसका मतलब मिनिमम फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, ऐसे बेटा नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, बेटा ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा, ये कितना आ जाएगा थीटा। तो ये वो तुरंत आ जाएगा, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा म्यू। तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएंगे अल्फा, तो बेटा अल्फा कितना आ गया थीटा, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएंगे। अब निकालना मैग्नीट्यूड, तो कम से कम फोर्स में एक्सप्रेशन जस्ट 0, तो इन तीनों फोर्स का सम जस्ट कितना होगा 0। तो तीन फोर्स का सम जब भी 0 होता है आप लेमिट थ्योरम लगाएंगे। तो बेटा F बाई, बेटा ये देखना ये कितना आएगा F बाई, ये वाला एंगल कितना आएगा F बाई, तो F बाई लेमिट थ्योरम लगाएंगे 1t माइनस थीटा sin ऑफ 1t माइनस थीटा, sin ऑफ 1t माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा will be equal to mg by sin nt will be equal to mg by sin 90। आर को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मिनिमम फोर्स निकालनी है। आर की टर्म को देखो तो F मिनिमम कितना आ जाएगा mg sin थीटा। तो बेटा tan थीटा म्यू है, tan थीटा म्यू है, तो ये थीटा है, ये म्यू है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बेटा tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, अगर tan थीटा म्यू है तो ये म्यू ये 1, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट mg। तो कम से कम फोर्स स्टार्ट करने के लिए म्यू mg से कम होती है, अब देख सकते हैं म्यू mg से कम होती है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ये आपको पूरा सॉल्व करना है। तो बेटा ये जो हम कैलकुलस लगा करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वाले, तो ध्यान रखना है कोई भी फोर्स आर के एंटी पैरेलल लेंगे तो एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं करेगी। अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसको स्टार्ट नहीं कर सकती, कितनी भी हाई कर दो तो यूजलेस एक्सेलरेशन। तो कम से कम फोर्स कैसे देनी पड़ेगी, आर के ऑपोजिट नहीं दे सकते, आर के परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, आर के परपेंडिकुलर देना पड़ेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा।
बेटे फिक्स्ड इंक्लाइन है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये म्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f to pull block up the incline. Find minimum value of f to pull block up the incline. To pull block up the incline. Find corresponding value of find corresponding value of f. बेटा ये सॉल्व कर देता हूं। अगर इसे ऊपर लेके जाना है, अगर इसे ऊपर लेके जाना है, इस पे एक फोर्स मारेंगे mg। बेटा नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे आएगा। तो ये अगर ऊपर जा रहा है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो बेटा फ्रिक्शन इधर आएगी, नॉर्मल डायरेक्शन। तो रिएक्शन कैसे आएगा? तो बेटा रिएक्शन आएगा इस साइड में, तो रिएक्शन आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यार मैं। देखो मेरी लास्ट नहीं, बेटा इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन इस साइड है, mg साइड है, mg इस साइड है, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है बीटा। तो ध्यान रखते हैं बेटा, नॉर्मल, ये नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा mg और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना आएगा? बीटा आएगा। mg और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना आएगा? देखना बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल बीटा, ये लाइन इसके नॉर्मल, ये लाइन इसके नॉर्मल, तो ये वाला एंगल बीटा आएगा। अब रिएक्शन कैसे आएगा? रिएक्शन में ले लेता हूं ऐसे, बेटा ये एंगल आएगा थीटा, tan थीटा कितना आएगा? म्यू। tan थीटा कितना है? म्यू। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, tan थीटा कितना आएगा? म्यू। तो इसका इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, इसका सॉरी इसका इसके साथ 30 डिग्री एंगल है। तो हमें जो अप्लाइड फोर्स है, मिनिमम फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी? तो जो मिनिमम फोर्स देनी पड़ेगी, जो मिनिमम फोर्स देनी पड़ेगी, तो बेटा इसमें सारी फोर्स मार्क किए नहीं, देखते हैं। mg नॉर्मल डायरेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन। बेटा mg और म्यू और f सारी फोर्सेस मार्क हो गई है। तो ये कितना आएगा? f म्यू। तो बेटा अब ये देखना, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा। ये कितना आएगा? थीटा। ये कितना आएगा? थीटा। अब यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं बेटा, वर्टिकल और ये वाला एंगल कितना आएगा? बीटा। वर्टिकल और ये वाला एंगल कितना आएगा? बीटा। तो tan थीटा तो हमें मिल गया मिनिमम। अभी मिनिमम एफ निकालना है, मिनिमम एफ निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है?
एफ मिनिमम बाय ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू mg बाय, बेटा सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा एक लाइन में। मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, बेटा यहाँ पे देखते हैं mg बाय बेटा एफ मिनिमम और आर के बीच का एंगल कितना आएगा, mg बाय ये sin 90 है, mg बाय sin 90 विल बी इक्वल टू एफ मिनिमम बाय बेटा आर उसके बीच का एंगल। अभी देखते हैं ये पूरा एंगल 180 है, 180 में से बीटा कम करो, 180 में से थीटा कम करो, 180 में से बीटा कम करो, 180 में से थीटा कम करो, ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा, साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा। तो बेटा एफ मिनिमम कितना आ जाएगा, mg साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा। अभी बुक में इसका सॉल्यूशन दिया होगा, आपको क्या करना है बेटा, tan थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे देखना ये थीटा है, ये म्यू है, ये 1 है, ये कितना आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बुक में जो सॉल्यूशन होगा इस तरह से दिया होगा, बट इस तरह से दिया होगा तो निकालना मुश्किल होगा, तो इसको लिख सकते हैं mg sin बीटा cos थीटा, sin बीटा cos थीटा, cos थीटा का मतलब 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos बीटा sin थीटा, cos बीटा sin थीटा म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा बुक्स में इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दिया होगा, तो क्या दिया होगा mg sin बीटा प्लस म्यू cos बीटा, तो क्या दिया होगा डिवाइडेड बाय, तो बुक्स में सॉल्यूशन कैसे दिया होता है mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट sin बीटा प्लस म्यू cos ऑफ बीटा। तो बेटा ये देखो कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और वो बुकिश मेहनत काफी पड़ती है एकदम से क्वेश्चंस को। मैं भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो एक साइड से पकड़ रहा हूँ दूसरी साइड तक जा, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो इनको जरा ध्यान से करना है, ये आपको लगेगा रोटेशन कुछ नहीं है। A ring is given angular, a uniform ring is given angular velocity omega and placed flat on rough ground and placed flat on rough horizontal surface। तो बेटा ये रिंग है, इसको इनिशियल एंगल वेलोसिटी ओमेगा देके ग्राउंड पे रख दिया, बेटा ग्राउंड पे रखेंगे तो ये इस तरह से घूमेगा, हर पॉइंट पे फ्रिक्शन पीछे पड़ेगा, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स 0 आएगी, तो रिंग घूमेगी, रिंग रोटेट करेगी, इसकी एंगल वेलोसिटी कम होती जाएगी। बट ये रोलिंग नहीं है, इसको ग्राउंड पे वर्टिकली नहीं करता है, इसको ग्राउंड पे फ्लैट इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन रफ ग्राउंड। तो बेटा ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल पे फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्लैट। तो जैसे टेबल पे इसे फ्लैट रख दिया, साइकिल की तरह रखा है, साइकिल गिरा के रखा है, ये रिंग है ना, अगर साइकिल चलती है तो रिंग वर्टिकल पड़ी हुई है,
रिंग को फ्लैट कर देंगे खोल के, उस तरह से किया। फ्लैट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रिंग का मास m है और रिंग का रेडियस r है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन half of ring. Find friction force on half of ring. तो बेटा इसी क्वेश्चन से मैं आज समाप्त कर देता हूँ थोड़ा बेटा, ये पर और लिखने लायक कुछ बचा नहीं है, इसका हो गया आज। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बेटा मैं डीपी कुछ देर में अपलोड कर देता हूँ, फोन चार्ज करके डीपी अपलोड कर देता हूँ। वर्क और एनर्जी या फ्रिक्शन, तो बेटा इनके भी कर देता हूँ। बेटा अभी डब्ल्यूपी की कर देता हूँ, शायद फ्रिक्शन को पहले वर्क और एनर्जी की बनी हुई है, थोड़ी देर में वो भी कर दूंगा। प्लीज अभी मैं बेटा आज शाम को कोई बात आना, आज मैं घर वहां पे नहीं हूँ, आज मैं हैदराबाद आया हूँ, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा वहां पे, रात तक आ जाऊंगा। तो बेटा कल से 5-6 बजे सबको आना है, मैं 5 बजे से रहूंगा, जिसको 5 बजे आना है तो कल शायद सेमीकंडक्टर फिजिक्स की क्लास होगी। सबको नहीं, बेटा जिन को बोला है बाकी वीडियो लेक्चर्स उस पर पढ़ जाएंगे। बेटा सबके लिए वीडियो लेक्चर्स को डाल दिए जाएंगे ना, तो मैंने जैसे इसको बोला वही आना बेटा, या मुझे फोन करके पूछ लेना आना है या नहीं आना है, क्योंकि हर एक को मेरा पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, थोड़ा पेचीदा मामला है, तो मैंने इसे बोलता फोन कर लेना, तो कुछ भी कर रहा हूँ फोन कर लेना और पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परमिशन वाली बात नहीं है इसमें, आपको पेरेंट्स से पूछना है, वो परमिट करेंगे तो आना। बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भरत, पेरेंट्स परमिट करेंगे तो आना। अब मेरी बात मेरा पता क्या है यार, इस टाइम पे ना बेटा मैं एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को अपनी समझने की कोशिश करो। आप पेरेंट्स से पूछो बेटा ये मोस्ट वेलकम, बेटा कोई इशू नहीं है, आप आ जाना। अरे तू मम्मा से पूछ के आना है, मम्मा परमिट करेगी तो आ जाना। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मतलब हर एक के लिए वर्षन अलग अलग नहीं है, पेरेंट्स परमिट करेंगे तो आ जाना, है ना। बेटा आप तो आए थे ना, आप पूछ के रहे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। वर्ष आप तो आए थे ना, कदम भी आया था, आप क्यों पूछते। बेटा बस कल नहीं आना। बेटा शायद सिग्नल नहीं होगा, घर में दूसरे रूम में बैठा हूँ। आयुष बेटा शिवम से शायद बात हो गई है मेरी, या आप कर लेना, उसको बोलना पेरेंट से बात कर ले। बेटा अभी मैं फिर ड्राइविंग में रहूंगा तो फोन नहीं लगेगा। आयुष शिवम से बात कर लेना, उसको बोलना पेरेंट से परमिशन ले ले, और ट्यूसडे से कल नहीं बेटा, अरे सॉरी आज नहीं कल से शिवम को आने को बोल दे, है ना बेटा। शिवम से वैसे मेरी बात हो गई है मेरे ख्याल से, अब मुझे डाउट है कि शिवम से हो गई है। बेटा अभी मैं ऑफ करता हूँ, अब बेटा कल सुबह मिलेंगे क्लास में। बेटा हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।